एक खास मेहमान जुड़े हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जब हम भारत की बात करते हैं, एक दशक पहले भारत की बात की जाए और आज के भारत की बात की जाए, जहाँ पर कहीं ना कहीं पहले आयात पर निर्भर रहना पड़ता था, और आज के समय में भारत रक्षा क्षेत्र में एक निर्यातक के रूप में उभर रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, कैसे इसको देखते हैं आप? अगर तू बता दो। मुकुल जी, सबसे जी पहले ते दिल से धन्यवाद। मेरा नाम मेजर जनरल सुधाकर जी, वीएसएम रिटायर्ड। जी संजय सुधाकर जी। कुलकर्णी नहीं है, जी संजय कुलकर्णी साहब लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं। जी, माफ़ जहां कीजिएगा। तक आपके सवाल है, थोड़ा सा सवाल को आप दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। जी सुधाकर जी, जानना चाह रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि जब हम बात करते हैं एक दशक पहले का जो भारत था, रक्षा क्षेत्र में हम देखते थे किस तरीके से कई सारी चुनौतियां थीं, लेकिन आज के समय में जो नया भारत है वो अब रक्षा क्षेत्र में भी, डिफेंस में भी हम देखते हैं कैसे एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है। इसमें बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने मुकुल जी। इसमें कोई शक ही नहीं है, पिछले 10 साल के अंदर जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, नरेंद्र मोदी साहब का जो सरकार है, इससे भारत को एक नया रूप और रंग, एक एक ऐसा प्रगति की रोड मैप पे वो ले चल रहे हैं, जिससे 2047 या उससे पहले भारत जरूर, यकीनन ये पूरा एक ग्लोबल पावर एक बनने का बहुत उम्मीद हम रख रहे हैं। जी। और की जो लीडरशिप है और उनके साथ जो टीम है, ये दिन रात लगातार ये परिश्रम करते जा रहे हैं, लगन और निष्ठा के साथ। चंद एक बुनियादी चीजों को मैं थोड़ा सा बॉल पॉइंट से हाईलाइट करना चाहता हूं। जी। ये पहली बार कोई सरकार भारत की स्वाधीनता के बाद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान, हर एक चीज का प्लान करना जरूरी है, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान अभी तक हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ है। ये पहली बार कोई सरकार ने किया है कि जी। 2047 तक हम एक विकसित देश बनेंगे, विकसित भारत बनेंगे। और सिर्फ सिर्फ हमारा आत्मनिर्भर की बात नहीं है, आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हुए हम बाकियों के साथ भी बांटना, जैसे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये जो कॉन्सेप्ट है जी। वसुधैव कुटुंबकम, उसको कैसे हमारा एक सांस्कृतिक एक पहचान है, इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। और तीसरा पहलू मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूं कि एरोस्पेस इंडस्ट्री और एमआरओ, डिफेंस इंडस्ट्री का एक ऐसा पहलू है जो आप मान के चल सकते हैं, ये केंद्र बिंदु होता है। चाहे जी। आप हवाई जहाज की बात करिए, मेंटेनेंस रिपेयर की बात करिए, शायद हमारे व्यूअर्स को बहुत कम पता होगा इसके बारे में। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी हवाई जहाज खराब होता है, जी। इधर ये दुबई की तरफ जाते हैं या सिंगापुर की तरफ। आप डिस्टेंस से अंदाज लगा सकते हैं और खर्चा कितना होता होगा जाते जी। आने में, मेंटेनेंस रिपेयर में कितना होगा। वही चीज लेकिन अब स्थिति जो है उसमें बदलाव अब नजर आएगा। बिल्कुल। इसमें देखिए, हिंदुस्तान के अंदर आज के दिन में यूथ बल 65% है। जब यूथ बल, कल कह रहा हूं 15 साल से लेके 65 साल की उम्र वाले जो है, जी। इसमें हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ बहुत है, 9% के करीब करीब है, जो कि हाई परसेंटेज माना। काफी हद तक पिछले 10 साल में बहुत ही तरक्की हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ हमें करना है। ये एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा देगा। और दूसरी बात, ये जो मेक इन इंडिया, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, आत्मनिर्भर भारत, यहीं पे इंडिजिनसली जो चीजें प्रोड्यूस होंगे, उससे क्या होगा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बचेगा। नहीं तो वही आप जो एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान में ना बना के बाहर से हम खरीदते थे, चाहे Su-30 हो, चाहे आप राफेल की बात करिए या जी। मिराज की बात करिए, जागोर की बात करिए, जो बाहर से खरीदते हैं उसमें एक फॉरेक्स रिजर्व बहुत खर्चा होता है। जी। देश तरीके के लिए आपके पास कुछ बचता नहीं है। तो यानी इसीलिए सुधाकर जी, अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से फिर चाहे फॉरेन रिजर्व की हम बात करते हैं या और जो लाभ इसके जरिए मिलेंगे, लेकिन अभी हाल ही में हमने देखा था कि सरकार ने जो करीब 1000 करोड़ रुपया जो हमारे खासतौर से स्टार्टअप्स हैं उनके लिए बात कही थी, डिफेंस सेक्टर के लिए। इस दिशा में जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, और शायद आने वाले समय में जिस तकनीक की आवश्यकता होगी उसको जोर देते हुए सरकार लगातार पहले से ही ये सुनिश्चित करना चाहती है कि आने वाले समय में किसी तरह की चुनौती जो है वो हमारे सामने ना आए। बिल्कुल सही बात आपने एक्चुअली सामने लाए हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार का जो विजन है, सबसे पहला चीज होता है कोई लीडर का एक दूरदृष्टि होना निहायत आवश्यक है। ये नरेंद्र मोदी साहब पहला ऐसा लीडर है, वो 25 साल आगे के बारे में सोच के
पूरा देश को तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कैसे कर रहे हैं? एक इकोसिस्टम पैदा कर रहे हैं। चाहे आप आत्मनिर्भर भारत की करिए, एजुकेशन की बात करिए, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मार्केट को कैसे डेवलप करा रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान उनका, और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये सबसे बड़ी बात है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हिंदुस्तान का पहले पर्शियन गल्फ से लेके मलाक्का स्ट्रेट तक होता था, अभी पर्शियन गल्फ से बढ़ के चला गया है मेडिटेरेनियन तक। ऑफिशियली फॉर्मली अभी तक लिखित में नहीं आ रहा है, लेकिन सब अंदाज लगाएंगे। भारत एक ऐसा देश है एंटी पायरेसी के खिलाफ ठोस एक्शन लिया है। कहां? रेड सी में। कोई देश है अभी तक आप उदाहरण दे सकते हैं? भारत है। चाहे चाइना का हो, पाकिस्तानी हो, और देशों का लोग फंसे हुए हो जहाजों में, उनको रेस्क्यू करके उनको हैंडओवर किया गया है। इसी तरह मलाक्का के आगे अगर देखेंगे, भारत एक ऐसा देश है, हमारे जहाज जाके फिलीपींस, वियतनाम, वहां पे पोर्ट कॉल कर रहे हैं। तो इसके अलावा सबसे बड़ी बात है जो ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड क्यों भारत को आगे ले चलना है? 30 ट्रिलियन इकोनॉमी US डॉलर का अगर बनना चाहते हैं, अगले 10 साल तक माथा झुका के आप ऐसा ही करते रहिए जैसे वो डेंग जियाओपिंग का कहावत था कि अपना माथा झुका के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चुपचाप काम करते रहिए, शोर गुलावा मत करिए। अब तो जी जिनपिंग जब आने के बाद वो उनका जो पहलू है, फिलोसॉफी पूरा बदल डाला है, एग्रेसिव प्रोजेक्शन ऑफ पावर। ऐसा ना करके जब तक 10-15 ट्रिलियन डॉलर नहीं बनता है भारत का, हमारा जो GDP की बात कर रहा हूं, रेट ऑफ ग्रोथ आपका डबल डिजिट नहीं होता है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को जब तक हम हल नहीं कर पाएंगे, एजुकेशन स्टैंडर्ड 2 कम से कम यूनिवर्सिटी होना चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय लेवल का मुकाबला कर सकता है। चाइना ने किया है 2 यूनिवर्सिटी, PhD होना चाहिए, स्टेम सब्जेक्ट को हमें प्रमोट करना चाहिए। ये बिल्कुल सुधाकर जी, लेकिन जब हम बात करते हैं कि जिस तरीके से आपने कहा कि जब आज के समय में किसी विमान में कुछ कमी आ जाती है, खामी आ जाती है, तो हमें उसको दूसरे देश में भेजना पड़ता है। लेकिन अब जब हम कहते हैं कि जो स्थिति है उसमें बदलाव आ रहा है, और ऐसे में अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी अगर देखा जाए, जब निर्माण ही हमारे देश में होगा, और ना सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक समाधान के तौर पर जब हम देखते हैं, फिलहाल टाटा कॉम्प्लेक्स है, आने वाले समय में इसकी संख्या में भी अगर इजाफा होता है, किस तरीके से जो रक्षा क्षेत्र है उसको और ज़्यादा मजबूती मिलती हुई नजर आएगी? एब्सोल्युटली। आप देखिए, ये सारे आत्मनिर्भर भारत के बावजूद भी आज के दिन में हिंदुस्तान सबसे टॉप नॉच इंपोर्ट डिफेंस इंडस्ट्री, डिफेंस प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नंबर 1 अभी भी करते हैं हम, इतना मात्रा में हो रहा है। इसके लिए आपका फॉरेक्स रिजर्व काफी मात्रा में खर्चा होता है आज के दिन में। हाँ, ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की वजह से एक्सटेंडेड स्टैंड अप जब से स्टार्ट हुआ, तब जल्दबाजी में हम जगह जगह से प्रोक्योर किए हैं। रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी एक समय में 86% था, अभी 76 से नीचे आके 36 हो गया है। स्पेन के साथ कर रहे हैं, फ्रांस के साथ एग्रीमेंट हुआ है, इजराइल से ले रहे हैं, US के। लेकिन जहां तक आपके सवाल है, ये बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट एक सवाल आप कर रहे हैं। 2 चीजें इसमें बाहर आएंगे। सबसे पहला चीज, आप हिंदुस्तान के अंदर सामान बाहर से ना खरीद के यहीं पे नट्स एंड बोल्ट से लेके एयरक्राफ्ट, मिसाइल, हवाई जहाज, सब कुछ अभी शुरू हो चुका है। पिछले साल के अंदर ये जो बढ़ावा मिला है, ये एक्चुअली हिंदुस्तान, पुराने लोग जो है शायद वो सपने नहीं देख पाए होंगे, इतना बेहतरीन एक प्रोग्रेस कर रहा है। दूसरी बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, इससे क्या हो, हमारा यूक्रेन और रशिया लड़ाई से एक ठोस एक एविडेंस सामने आया है, एक पहलू सबके सामने आ रहा है कि जब तक आपका देश का डिपेंडेंस डिफेंस इंडस्ट्री आपका देश का नहीं होगा, किसको पता था यूक्रेन की लड़ाई अभी 2 साल से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा होने लगा है। किसको पता था कि मिडिल ईस्ट में लड़ाई, सब सोच रहे थे 15-20 दिन में हो जाएगा, अभी देखिए 1 साल पूरा हो गया है। यानी हर स्थिति के लिए भारत जो है तैयार नजर आता है। बिल्कुल। हमारा एम्युनिशन फैक्ट्री, पहले हम एम्युनिशन जगह जगह से लेते थे, एम्युनिशन खत्म हो जाता था। हमारा एम्युनिशन का स्टॉक जो है क्लासिफाइड है, बोलूंगा नहीं, कब हुआ करता था। आज के दिन में हमारा कैपेबिलिटी इतना बढ़ गया है, चाहे आप 6 महीने की लड़ाई बोलिए, 1 साल की, तो उसका जो लाइन ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री का जो असेंबली लाइन है, ये धीरे 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 बहुत ही तगड़े तरीके से आगे। बिल्कुल सुधाकर जी, इसमें क्या जो दूरदर्शी सोच है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस तरह की जो सरकार की नीतियां रही हैं,
क्योंकि अब से पहले भी जाहिर तौर पर रक्षा क्षेत्र जो है वो तो अहम था, लेकिन इस तरह का जो फोकस है वो शायद नज़र नहीं आता था। और यही वजह है कि कई जगह जो बात है वो खानी पड़ती थी। लेकिन अब जो ये नया भारत है जो कि लगातार हम कह सकते हैं आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रहा है, और जो लक्ष्य है विकसित भारत का उसकी तरफ जो बढ़ रहा है, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जब इस तरह के जो संबंध दूसरे देशों के साथ हमारे मजबूत होते हैं, स्पेन की अगर बात की जाए जिस तरीके से रक्षा क्षेत्र में और भी जो समझौते हैं, या इसके अलावा निवेश की हम बात करते हैं, रेलवे की हम बात करते हैं, तो और ज़्यादा मजबूती तो संबंधों में आएगी ही, साथ ही साथ फ़ायदा जो है वो एक देश को मिलता है मजबूत होने के लिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप देखिए ना, मिसाल के आपने 4-5 पॉइंट को टच करके आप कवर किए हैं क्वेश्चन में। मैं एक एक करके उसको ये करता हूं। आप देखिए नरेंद्र मोदी साहब, आप लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट करने में कितना उनका योगदान रहा है। देखिए सिंगापुर, आपका ब्रूनेई, ठीक है कि नहीं, ये सारे देश अभी अभी उन्होंने 2 और देशों के साथ मिलकर आए हैं। आप इस तरफ देखते हैं मिडिल ईस्ट तरफ ईरान के साथ दोस्ती हो रहा है हमारा, और यूरोप में जाते हैं, यूरोप में देखिए ड्राइविंग पावर किस किस के पास है, पोलैंड के पास, जर्मनी के पास है, फ्रांस के पास है, स्पेन के पास है, इटली के पास है। इन सारे देशों के साथ हमारा अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन बढ़ती जा रही है। चेकोस्लोवाकिया क्या एक उदाहरण देता है, शायद बहुत बहुत कम लोगों को पता होगा। क्या हमारे व्यूअर्स को मालूम है कि हम जो बॉल पॉइंट पेन लिखते हैं, बॉल पॉइंट पे जो रिफिल होता है उसमें जो इंक भरा जाता है, ये कहां पे हुआ था? ये एक छोटा सा कोई गरीब परिवार है, उन्होंने शुरू किया था। तो ये स्टार्टअप का जो बात आपने, दूसरी बात आपने छेड़ा, 1000 स्टार्टअप्स है, ये 1000 एक दिन 1 लाख बन जाएगा, 10 लाख बन जाएगी। और फिलहाल देश में अगर बात की जाए तो करीब 1,40,000 से अधिक जो स्टार्टअप्स हैं वो लगातार हैं, और सरकार का प्रयास यही है जिस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उसको कैसे मजबूती दी जा सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से रक्षा क्षेत्र जो है वो काफ़ी अहम हो जाता है।